जो हिंदू विरोधी संगठन है उन लोगों ने हिट लिस्ट पे भी हमारा नाम, हम तीनों का नाम रख लिया था। हम जिनको पढ़ा रहा था अपना एकल विद्यालय में, उनमें उन उग्रपंथियों का ही बच्चा था हमारी बीच में। उसके कारण उन्होंने हमको बहुत अच्छा से छोड़ दिया। काफ़ी गांव ऐसा है जहाँ पे लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया। 11 नंबर कलम में स्पष्ट लिखा हुआ है, जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ सर्व शिक्षा अभियान की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करवीर, जिसमें हम उन योद्धाओं के बारे में बात करते हैं, उन करवीरों के बारे में बात करते हैं जो एकल अभियान को पिछले 34 वर्षों में सफल बना रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक महिला मौजूद हैं जो पिछले 24 सालों से एकल के लिए काम कर रही हैं, उन इलाकों में काम कर रही हैं जहाँ पे काम करना सबसे मुश्किल था। हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी, जो आसाम के तिनसुकिया से आती हैं और वो पिछले 24 साल से एकल के लिए काम कर रही हैं। स्वागत है आपका प्रियंका जी हमारे इस खास शो में। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि आप इस एकल अभियान से जुड़ी कैसे? ऐसे मेरा परिवार राष्ट्रीय सेविका समिति से मेरी चाची जी थी और पूरा परिवार संघ परिवार का है। उसके कारण हमारा घर में प्रसारकों का आना जाना रहते हैं। तो मैं जब 93 से 98 तक गुवाहाटी में विस्तारिका थी राष्ट्रीय सेविका समिति का, तो उसी समय में डॉक्टर हरीशानंद जी, जो हरियाणा का बरेली का रहने वाला है, उन्होंने एकल का काम लेके आसाम में गया था। तब मैं एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सेंटर में जॉब भी कर रही थी और इसमें भी कर रही थी, राष्ट्रीय सेविका समिति में भी। तभी डॉक्टर हरीश जी हमको चाय पीने के लिए कभी बुलाता, कभी ऐसे भी पहला वर्ग लगा था वहाँ पे एक डिब्रूगढ़ में एक संकुल का। तो वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा था, जिनको हम लोग एकल विद्यालय में असैया बोलते हैं। तो उन लोग को भोजन मंत्र सिखाना और सुबह का समय में योगा सिखाना, उसके लिए हमसे कांटेक्ट किया। हमको पहले तो बोला कि आपको कुछ ये ज़रूर है, आप अपना काम करिए, ड्यूटी करिए, लेकिन सुबह का समय में आप दोपहर का समय में हमको पिकअप करके ले जाता था हम लोग स्कूटी पे। ले जाके भोजन मंत्र करवाती थी मैं, और सुबह में थोड़ा, और शाम को भजन और थोड़ा गायत्री मंत्र वगैरह जो भी सिखाना रहता है उसके लिए ऐसा था। आप जिस वक्त एकल से जुड़ी उस वक्त आसाम अस्थिर था। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों से पहले आसाम काफ़ी देश के केंद्र में रहता था, इसलिए कि उग्रवाद की वजह से। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ से निकल के आई और लगातार काम करती रही, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा? वो तो बहुत मुश्किल था। जब हम लोग शुरू किया था कुछ इलाका में जाने से, हम लोग एक्चुअली मुझे लेडीज साइकिल चलाना नहीं आता है, जेंट्स बाईसाइकिल से हमने अपना पिताजी का साइकिल छुड़ा के ऐसा काम किया। और जहाँ हम लोग प्रवास जाता था, संस प्रमुख को उस समय में बाईसाइकिल दिया था। तो उन लोगों का क्योंकि मेरा हाइट ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा होने के कारण दो लड़का एक साथ बैठ जाता था, संस प्रमुख और उप संस प्रमुख, और हम एक मतलब इसमें बैठ के साइकिल खुद चला के 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसा जाके फिर अंदर में बैठक वगैरह करते थे। लेकिन बाकी भारत का जो क्लाइमेट है उससे आसाम का अलग है। इस समय में 4 बजे अंधेरा हो जाता है, 4:30 बजे ही। तो उसके बाद हमारा तो 3 बजे से विद्यालय लगते हैं, तो वापस आने नहीं आ सकता है, गांव में ही रुकना है, गांव समिति का बैठक करना है, ऐसा होता है बहुत। वहाँ तो उल्फा का उस समय में बहुत ज़्यादा ये था। और ऊपर से मैं और एक अजीत कर्म का बोल के था और एक संजीव जी बोल के था, हम तीनों का तो कुछ संगठनों ने, जो हिंदू विरोधी संगठन है, उन लोगों ने हिट लिस्ट पे भी हमारा नाम, हम तीनों का नाम रख लिया था। तो ऐसे हम लोगों को पता चल गया था अंदर से ही, मतलब आप लोग टारगेट इसमें है। नंबर 1 में संजीव जी का नाम था, नंबर 2 में अजीत जी का नाम था, लेडीज़ में मेरा नाम ही था। और एक बार तो हम लोगों को पकड़ के भी रखा था, लेकिन क्या हुआ, जब हम परिचय दिया, जिस गांव से आया बोला, उन गांव में हम जिनको पढ़ा रहा था अपना एकल विद्यालय में, उनमें उन उग्रपंथियों का ही बच्चा था हमारी बीच में। उसके कारण उन्होंने हमको बहुत अच्छा से छोड़ दिया। जहाँ से उन्होंने उठाया था वहाँ तक हम लोगों को छोड़ दिया। 3-4 लोग था हम लोग, मैं अकेली थी महिला में। तो मेरा अच्छा से ख्याल भी रखा उन लोगों ने बाद में। लेकिन होता है, मुश्किल तो बहुत होता है। जैसे आप गई वहाँ, आपके व्यवहार की वजह से, आपके काम की वजह से एक चैलेंजिंग मोमेंट से आप बाहर निकल के आई। तो ऐसे क्या कितने बदलाव आए हैं असम में आज एकल विद्यालय की वजह से? आज तो बहुत कुछ आया है। कुछ 5-6 जगह ऐसा है जो पहले गिरजा था, वो आज हनुमान मंदिर बन चुका है। ऐसा शिव जी का मंदिर भी बन चुका है 2-3 जगह में। और बदलाव बहुत आया। काफ़ी गांव ऐसा है जहाँ पे लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया। और पहले हॉस्पिटल नहीं जाता था प्रेगनेंसी में, तो अभी हॉस्पिटल जाना शुरू किया। और हमारा काम देख के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने हमारा काम का सर्वे करके, आसाम में ही सर्वे करके
सर्व शिक्षा अभियान का काम शुरू किया था। अच्छा। ये शायद काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा, माननीय श्याम जी को मालूम है क्योंकि उन्होंने मिलने का टाइम भी बताया। और सर्व शिक्षा अभियान का जो एक लिस्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, उसमें 11 नंबर में एकल विद्यालय का नाम था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था गवर्नमेंट ने, ये जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का काम नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब ऑलरेडी हम लोग वो काम कर रहा था ऐसा। और आज का दिन में तो बहुत बदलाव है। और हमारी साथ में काम करने वाला काफ़ी लड़के जो था, लड़कियां तो उतना नहीं जाते थे उग्रपंथी में, काफ़ी लड़का आज भी अच्छा दायित्व में है, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, वो छोड़ के इसमें आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो एकल ने आज असम में इतने बजे, तो मैं ये जानता, जब मुरली मनोहर जोशी वहाँ गए थे, वहाँ की चीज़ों को देखा, फिर उन्होंने अडॉप्ट किया, फिर सर्व शिक्षा अभियान को उन्होंने उससे लगे किया, तो ये इसकी ज़रा मुझे पूरी कहानी बताइए कि कैसे मुरली मनोहर जोशी गए, वो चीज़ उन्होंने अडॉप्ट। वो डिकम टी स्टेट बोल के हमारा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे डिकम टी स्टेट में हमारा एक विद्यालय चलता था। ग्राम समिति ने वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आश्रय रखना पड़ा ग्राम समिति की व्यवस्था से। उस समय में 150 रुपया देते थे मानधन, तो वो 150 रुपया भी संगठन की ओर से तो लागू नहीं था एक ही आश्रय का, तो वहाँ पे 120 हमारा स्टूडेंट था। तो कहीं न कहीं से ऊपर तक ये खबर मिल गया था उनको। फिर उन्होंने सर्वे करवाया, उन्होंने खुद नहीं किया, सर्वे करवा के फिर इस कलम को यहाँ पे ऐसे ही डाला है, इस कारण डाला है, ऐसा करके लिखा है उसमें ऐसा। तो जो लोग साथ में गया था सर्वे करने के लिए, जो विधायक साथ में गया था, उन्होंने हम लोगों को बाद में बोला। और बाद में गवर्नमेंट में जो फॉर्मेट बन के आया तब तो उसमें तो था, अभी भी कोई सर्वे करेगा तो उसमें तो मिलेगा। 11 नंबर कलम में स्पष्ट लिखा हुआ है, जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ सर्व शिक्षा अभियान की जरूरत नहीं है ऐसा। अभी असम में एकल विद्यालय से आपने बताई, एक चीज़ और, आप अभी जोनल कोऑर्डिनेटर है ग्रामोत्थान की, तो ग्रामोत्थान के माध्यम से वहाँ भी कितने बदलाव हैं और क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? ग्रामोत्थान का माध्यम से क्या है, हम जो एकल विद्यालय चलते थे वो तो ज़्यादा बच्चों के लिए था, और जो माँ और बहन है उनके लिए आरोग्य योजना था, उसका बाद किसानों के लिए ग्राम ये था, ऐसा करके संस्कार शिक्षा बुजुर्ग लोगों के लिए था। ऐसा सबको अलग अलग समय पे कैसे हम जोड़ के रख सकते हैं, ऐसा हमारा 5 शिक्षा है, आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन ग्रामोत्थान में ऐसा है 12, 13, 14 साल से लेके 50 साल तक लोग इसमें जोड़ सकते हैं। और शिक्षित शिक्षित होगा तो कम से कम 5वीं क्लास पास है तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कुछ हमारे यहाँ पे टेलरिंग के लिए जो महिलाएं आते हैं वो बोलते हैं दीदी हम एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप हमको सिखाइए, तो ऐसा भी है। तो हम लोग थोड़ा सा दुविधा में पड़ते हैं। हम भास्कर शर्मा जी से या तो ललन जी से, डॉक्टर ललन शर्मा जी से बातचीत करके उन लोगों के लिए कैसे क्या करेंगे ऐसा भी बात करते हैं। लेकिन वो इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई सीखते हैं, सिर्फ एल्बम बनाने के टाइम में वो खुद नहीं लिख पाते हैं। और 3 महीना एक साथ में रहने के कारण 10-15 दिन में ही महिलाएं आपस में एक अच्छा संबंध में आ जाता है हमारी संस्कार के कारण। हम सिर्फ उनको एक स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सिखाते हैं ऐसा नहीं है, उनको हम संस्कार भी देते हैं, चाहे कंप्यूटर क्लास हो चाहे EOW में हो, वहाँ पे हमारा संस्कार के हिसाब से प्रार्थना से ही शुरू होता है। कोई भी धर्म का लोग आए वहाँ पे, क्योंकि हम तो बॉर्डर एरिया का है और हम इनको नहीं सिखाएंगे उनको नहीं सिखाएंगे, शिक्षा में तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके कारण वो जो भी आते हैं हम उनको सिखाते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना से ही शुरू होगा ऐसा है। और सबसे अच्छा है जो अनपढ़ महिला है उन लोगों को भी कभी कभी बहुत दुख होता है, हम भी कंप्यूटर सीख पाता था, अब तो ये बस हमारा गांव तक आया, वो नहीं सीख पाते हैं। लेकिन टेलरिंग का काम में अनपढ़ लोग भी है और बहुत अच्छा से खुद का दुकान भी खड़ा किया है काफ़ी लोगों ने, ऐसा है। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा कि आप असम से थी, बाकी राज्यों में भी आपने प्रवास किया होगा, तो ये वैसे आप लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम आपने कैसे झेला? नहीं, अभी आपको मेरा हिंदी समझ में आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। जब मैं 94 में मुझे 2004 में पहली बार मैं जबलपुर एक प्रांत प्रवास बोल के बनाया था, और 2003 से कल अभियान में आरोग्य योजना शुरू हुआ। जब आरोग्य योजना शुरू हुआ तो फर्स्ट 98 में 17 दिसंबर से हम लोगों का रांची में आरोग्य बिरियाटी मिश्रा यूनिवर्सिटी में हमारा नैपुण्य वर्ग रखा था बरियाटी रोड में। तो वहाँ पे आया तो 10 दिन का प्रशिक्षण में हम सीखा कुछ, लेकिन हिंदी के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत होता था, और हमारा हिंदी सामने वाला को समझ में आए नहीं आए, हम बोलना बंद नहीं किया, इसीलिए शायद आज तक यहाँ पे है।
ये बोलना बंद करता तो नहीं होता, ऐसा है। तो ऐसा करके बहुत मुश्किल से अभी भी कुछ कुछ शब्द बोलना हमारे लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमारी जीभ भी नहीं घूमता है, क्योंकि असम में एस नहीं है, सौ हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा है। तो भाषा का प्रॉब्लम है। लेकिन माननीय श्याम जी ने बोला भाषा एक बहाना है, तुम आँख में आँख डाल के देखो किसी का, तो वो सामने वाला ज़रूर समझ जाएगा। तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में जबलपुर में 2004 में मेरा पहला बाहर का प्रवास था। उस समय में केंद्रीय स्तर का लोगों को एक एक प्रांत का जिम्मेदारी दिया था। केंद्रीय सह योजना प्रमुख का मेरा उस समय में दायित्व था आरोग्य में। तो मध्य प्रदेश में पहली बार आई, वहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तभी एक अनीता चौहान जी बोल के थी खंडवा में, उन्होंने मुझे सिखाया भाई आएगा, भाई साहब आएंगे, ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा ग्रामेटिकल। फिर भी अभी भी हम उसमें तो थोड़ा पीछे है। और हिंदी लिखने में थोड़ा क्लास 7 तक, क्योंकि हिंदी पढ़ना असम में कंपलसरी था, हम मैट्रिक तक पढ़ा है, मैट्रिक तक हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है, इसलिए स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होता है, हैंड राइटिंग गड़बड़ है, ऐसा है। बोलने के लिए तकलीफ है, क्योंकि सामने बोलने वाला ही नहीं है, ऐसा है। और अभी तो तमिलनाडु में पिछले 5 साल से थी, उस वहाँ पे तो और भी मुश्किल है। असम में तो टीवी देख के ये करके लोग समझ जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में तो टीवी में भी हिंदी चैनल आने नहीं देता है, ऐसा प्रॉब्लम है। उसके कारण वहाँ जाके और दूसरा भाषा में प्रॉब्लम में आ गया, ऐसा। तो साउथ इंडिया में ही थोड़ा ये रहा, बाकी तो पंजाब हरियाणा पूरा भारत में जहाँ जहाँ भी गया, कहीं भी भाषा के लिए कोई तकलीफ हुआ या किसी को सामने वाला को नहीं समझा पाया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा है। आप एक महिला हैं और एकल विद्यालय एकल अभियान से महिलाएं काफ़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात, उन्होंने बोला कि एक महिला किसी घर में जाती है या पढ़ती है तो वो 2 घर को पढ़ाती है। तो ये कैसे आपने अपने जीवन में देखते हैं, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाती है? ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, क्योंकि जब एक बेटी ये है, वो तो भारत का परंपरा में ही है, अपना घर में कोई भी बेटी को माँ हाथ पकड़ के नहीं सिखाता कैसे झाड़ू मारना है। ऐसा ही चाय बनाने के लिए कोई भी माँ हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है। ऐसा ही हमारी संस्कार जो है, वो संस्कार को जब लेके जाता है दूसरी गांव में, तो पहला तो वो अपना घर में जैसे शुरू करते हैं कि हमारी घर में कम से कम सोमवार का दिन में कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई दारू नहीं पिएगा, शिव जी का बार है। फिर धीरे धीरे करके मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का बार है, ऐसा करके उस दिन भी नहीं खाना है, ऐसा एक एक दिन का। फिर धीरे से वो बजट समझाने लगते हैं, इसमें तो इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा से हम ये काम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा करके। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हम लोग जाके जब समझाते हैं, ऐसा करके बहुत अच्छा है ये महिलाओं को मिलने का। और आरोग्य का विषय ये है, आप किसी भी महिला को जड़ी बूटी का विषय में हो, किचन में जो मसलाएं रहते हैं उसके विषय में बात करें, कोई महिला आपका बात नहीं सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो एक बहुत अच्छा माध्यम है महिलाओं को जोड़ने के लिए, क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ तो होते ही है। और एक माँ अगर एक कड़ा बनाने के लिए सीख जाता है या एक बहन सीख जाती है, तो फिर वो एक घर को, 2 घर को क्या, 2 गाँव को ठीक कर सकते हैं, ऐसा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की और बताया कि कैसे हम एकल से महिलाओं को जोड़े, कैसे महिलाएं आज आगे बढ़े। आपने अपने सफ़र के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका जी, जो एकल की कर्मवीर है, आसाम से आती है, और इन्होंने बताया कि कितने चैलेंजेस, चाहे भाषाई प्रॉब्लम हो या ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हो, सारी चीज़ों से बाधा पार करके ये आज यहाँ तक आई हैं और एकल अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसे कई कर्मवीर हैं जो ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एकल अभियान को सफल बना रहे हैं, एकल विद्यालयों को आगे बढ़ा रहे हैं।